Good morning, students. Moving towards the next topic, important one, delegation. One of the important topic, delegation. देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम सा बनाया है, इसमें 2 persons are there. ये अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इस पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं. 1 person मीन्स पर्सन टू पर्सन. हम लोग के 2 टॉपिक्स कवर होंगे, एक डेलीगेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन. और मोस्ट ऑफ द टाइम केस स्टडीज में वो आइडेंटिफाई कराते हैं वेदर इट्स अ केस ऑफ डेलीगेशन और इट्स अ केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर? तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 1-to-1 बेसिस पे ट्रांसफर हो रही है या 1-to-many बेसिस पे ट्रांसफर हो रही है. अगर 1-to-1 बेसिस पे ट्रांसफर हो रही है तो इट्स अ डेलीगेशन, और 1-to-many हो रही है तो इट्स अ डिसेंट्रलाइजेशन. ए की पॉइंट टू आइडेंटिफाई इन द केस स्टडी. क्लियर? सो डेलीगेशन मीन्स कि ट्रांसफरिंग ऑफ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन 1-to-1 बेसिस. मीन्स जब एक पर्सन अपनी अथॉरिटी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है. सो बेसिकली व्हाट इज डेलीगेशन? डेलीगेशन इज ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, या हम लोगों ने बोलेंगे कि इसमें ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू अदर पर्सन. किस लिए? कि वो कोई भी एक्शन ले सके, टू टेक एक्शन विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड लिमिट. क्लियर? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी. किस चीज के लिए अथॉरिटी ग्रांट कर रहे हैं? टू टेक एक्शन लेने के लिए, टू टेक एक्शन, लेकिन विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड लिमिट. Within a prescribed limit. Clear? So what is delegation? Delegation of authority means granting of authority. हम means किसी दूसरे को authority दे रहे हैं. किस लिए? कि वो कुछ काम कर सके, to take action, लेकिन within a prescribed limit. Clear? So delegation. Now the important thing is elements of delegation. Elements of delegation में इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. 3 एलिमेंट्स आर देयर. फर्स्ट वन इज अथॉरिटी, सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी. क्लियर? वन बाय वन हम लोग इसको स्टडी करेंगे. तो 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. क्लियर? सबसे फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में इन्होंने क्या बोला? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, टू कमांड or to give order to other person to act within a specified limit. Clear? Second one, it arises from established scalar chain of system. अभी हम लोग डिटेल में बाकी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन स्केलर चेन ऑफ सिस्टम हम लोग पढ़ लेते हैं. स्केलर चेन ऑफ सिस्टम क्या कहता है? जस्ट लाइक हमारी किसी भी कंपनी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमडी, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स. Means this is a specified scalar chain of system where we are specifying who is to report to whom. Clear? और जब हम लोग का यही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें बिल्कुल स्पेसिफाइड होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा. और इसी स्केलर चेन ऑफ सिस्टम की वजह से ही हम लोग का क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अराइज होता है. अगर हम लोग का स्पेसिफाइड नहीं है कि हु इज टू रिपोर्ट टू होम, तो वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कैसे करेगा? भाई मैनेजर टॉप लेवल पे हमने देखा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट एमडी को कर सकता है, एमडी मैनेजर्स को कर सकता है. इस तरीके से जो स्केलर चेन ऑफ सिस्टम है
उसी के थ्रू अथॉरिटी डेलीगेट होती है। क्लियर? थर्ड वन, ये बोलते हैं कि जो अथॉरिटी अराइज होती है वो उस पर्सन की उस पोजीशन की वजह से जो पोजीशन उसने होल्ड कर रखी है। जस्ट लाइक हम लोग बात करें, कभी भी कोई पोजीशन किसी इंडिविजुअल को या अथॉरिटी किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलती। जस्ट लाइक हम लोग बात करें ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, he is having authority not in his individual capacity, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं है। उनको क्यों है वो अथॉरिटी? बिकॉज ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हैविंग दैट अथॉरिटी। तो उस पोजीशन की वजह से उसको क्या मिल रही है? वो अथॉरिटी। प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज हैविंग अथॉरिटी नॉट इन हर और हर पर्सनल कैपेसिटी बट बिकॉज ऑफ द चेयर जो उसने होल्ड कर रखी है। तो किसकी वजह से अराइज होती है? पोजीशन की वजह से। क्लियर? अब पोजीशन की वजह से होती है तो मेन अथॉरिटी सारी कहां पे होगी? टॉप लेवल पे अथॉरिटी ज्यादा होगी, मोर अथॉरिटी। और जैसे जैसे हम लोग नीचे लेवल पे आते जाएंगे, लोअर लेवल पे अथॉरिटी क्या होती जाएगी? कम होती चलेगी। क्लियर? इट मींस अथॉरिटी का फ्लो कैसे हुआ? टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन। और हम अथॉरिटी जरूर दे रहे हैं, अथॉरिटी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी के साथ साथ हम हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं कि अथॉरिटी दे रहे हैं बट यू हैव टू एक्ट विद इन दैट प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, मींस एज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने सुना होगा किसी भी कंपनी के दो मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट्स इनको बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसमें हम लोगों ने बोला पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेकिन डायरेक्टर्स को किस लिमिट में रह के काम करना है? इट इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अथॉरिटी हम लोगों ने बोला अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी किसी भी इंडिविजुअल का राइट है जिससे कि वो किसी को कमांड कर सकता है। यह स्केलर चेन ऑफ सिस्टम की वजह से राइज होती है, उस पोजीशन की वजह से उसको अथॉरिटी मिलती है जो पोजीशन उसने ले रखी है। क्लियर? और टॉप लेवल पे अथॉरिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे हम लोअर लेवल पे आते जाएंगे अथॉरिटी कम होती जाएगी। और उसका फ्लो कैसे होगा? ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा। क्लियर? टॉप टू बॉटम। एंड प्रेस्क्राइब लिमिट्स होगी जिनमें रह के हम उस अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं। किसी भी पर्सन की अथॉरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अथॉरिटी क्या हो गया? अथॉरिटी इज अ राइट टू कमांड। इसमें एक चीज और भी आती है कि अथॉरिटी का मतलब क्या है? यू आर हैविंग पावर टू टेक एनी डिसीजन, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है। डिसीजन लेना, उसको इंप्लीमेंट कराना एंड एक्सपेक्ट अदर्स टू फॉलो दैट डिसीजन। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो एन अथॉरिटी कि यस आई एम हैविंग अ राइट टू टेक दिस डिसीजन और बाकी लोगों को इस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हम लोग का? तो अथॉरिटी इज अ राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड, स्केलर चेन ऑफ सिस्टम से आई, उस पोजीशन से आई जो पोजीशन आपने होल्ड कर रखी है। टॉप लेवल पे ज्यादा होगी अथॉरिटी, लोअर लेवल पे अथॉरिटी कम होगी। फ्लो कैसा होगा? टॉप टू बॉटम होगा। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसमें रह के आपको अथॉरिटी यूज करनी पड़ेगी। क्लियर? सेकेंड एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने क्या बोला? रेस्पॉन्सिबिलिटी is the duty of subordinate to perform, कि जो भी उसको ऑर्डर्स मिले उन ऑर्डर्स को परफॉर्म करना है। ये ड्यूटी किसकी है? सबऑर्डिनेट्स की, और ये उसकी क्या कहलाएगी? रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी। और ये जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट, ये जो रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप की वजह से जो भी ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, किसको असाइन की जाती हैं? सबऑर्डिनेट्स को जो भी ड्यूटीज असाइन की जाती हैं उन ड्यूटीज को उसको फुलफिल करना पड़ता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा होगा? अपवर्ड। क्लियर? रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा होगा? अपवर्ड, कि मींस टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल? वाइस प्रेसिडेंट। टुवर्ड्स द वाइस प्रेसिडेंट एमडी इज रिस्पॉन्सिबल। टुवर्ड्स द एमडी हम लोग बोले मैनेजर है, मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। तो इन दिस वे उसका फ्लो कैसे होगा? अपवर्ड होगा। क्लियर? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ड्यूटी है सबऑर्डिनेट की टू परफॉर्म
Various functions assigned to him. Third one is accountability. थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकता है. अ पर्सन कैन डेलीगेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ही कांट डेलीगेट द अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपकी आंसरेबिलिटी क्या है, मीन्स आपकी जवाबदेही क्या है. तो एंड रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उस पर्सन की होगी जो अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर रहा है. जस्ट लाइक हम लोग बात करते हैं कि आज मान लो मेरे को किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी है, मेरे को ऑडिट करनी है, तो मैं अपना सारा बेसिक काम करने के लिए मैंने अपने असिस्टेंट्स और अपने आर्टिकल क्लर्क्स को भेज दिया. क्लियर, वो सारा काम करके आए, फाइनल रिपोर्ट मैंने तैयार की, साइन मैंने किए. कल को अगर उनकी वर्किंग में कुछ भी, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी उनको असाइन कर दी, डेलीगेट कर दी, लेकिन अगर उसके उनके काम में कुछ भी गलती निकल जाती है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल. क्लियर, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, उस पर्सन की है जो डेलीगेट कर रहा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मींस अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेट. द पर्सन हु इज डेलीगेटिंग अथॉरिटी इज हैविंग हिज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अंतिम दायित्व जिसको बोलते हैं वो किसका होगा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन का खुद का होगा. क्लियर हम लोग को यहाँ पे. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. और अकाउंटेबिलिटी में आपको ध्यान में रखना है, कल को आपसे पूछ ले कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें कि एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो डेलीगेट नहीं हो सकता, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी. क्लियर. नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है हम लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में इज वेरी सिंपल. हम लोग अगर एक बार रीड भी करेंगे तो भी हमको समझ आ जाएगा, लेकिन हम ले लेते हैं इसको. फिर हम लोगों ने बोला सबसे फर्स्ट वन, बेसिस ऑफ हायरार्की. देखो क्या होता है कि हायरार्की क्या होती है, ऊपर से नीचे. हम लोगों ने बोला एक हायरार्की, एक सिस्टम हम लोग डेवलप करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो हायरार्की का बेसिस क्यों है, क्योंकि ये किससे अराइज होता है, स्केलर चेन ऑफ सिस्टम. और स्केलर चेन ऑफ सिस्टम किस पे बेस्ड है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन, या हम लोग का सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है. क्लियर. सेकेंड वन हम लोगों ने बोला कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. थर्ड वन हम लोगों ने देखा यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ कि जब जो टॉप लेवल के लोग हैं उन्होंने अपनी कुछ अथॉरिटी नीचे लोग, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे लेवल पे डेलीगेट कर दी, तो नाउ दे आर हैविंग सफिशिएंट टाइम. उनके पास टाइम है कि वो अब पॉलिसी मेकिंग में, या हम लोगों ने बोला न्यू इनोवेटिव एरियाज में, नई चीजों की खोज में, नए तरीकों में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन दी डे टू डे अफेयर्स. क्लियर. तो जब वो लोग पूरा ध्यान देंगे तो हमारा मैनेजमेंट कैसा होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा. क्लियर. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. भाई एक बात बताओ, सीधी सी है कि अगर आपको कोई किसी क्वालिटी का काम करने को ही नहीं मिलेगा तो आपके अंदर स्किल्स डेवलप कैसे होंगी. आज मान लो मैं अपने टॉप लेवल पे हूँ, तो टॉप लेवल पे होने के बाद मैंने सारा काम अपने पास रखा हुआ है. मैं अपने लोअर लेवल पे मेरे जो सबऑर्डिनेट्स थे मैं उनको कुछ काम देना ही नहीं चाहती, या बहुत मिनिमम लेवल का, लोअर लेवल का काम देना चाहती हूँ. तो इन दैट सिचुएशन उनकी स्किल्स कैसे डेवलप होंगी. अगर हम डेलीगेशन को फॉलो कर रहे हैं तो what superior is doing, superior is delegating his authority and responsibility to his subordinates. सबऑर्डिनेट्स को दे रहा है, तो सबऑर्डिनेट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन सारे कामों को करने की, नए एरियाज को एक्सप्लोर करने की, अपनी स्किल्स को ग्रो करने की. तो अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. मोटिवेशन ऑफ पर्सनल, मोटिवेशन ऑफ पर्सनल. भाई सीधी सी बात है, कई बार क्या होता है ना कि काम देना भी एक मोटिवेशन है, क्योंकि अगर टॉप लेवल ने अगर
10 मैनेजर हैं, एक को बुला के अगर दिया कि आप ये काम करके दीजिए, तो क्या लगेगा कि यस आई एम कैपेबल, तो एक अंदर से एक एनर्जी आती है कि यस आई कैन डू, और वो पर्सन क्या होता है, मोटिवेट होता है फॉर डूइंग, चाहे उसको कम पे मिल रही है, चाहे उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन वो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन द सेम वे अगर हम डेलीगेट कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो दे विल बी मोटिवेटेड। क्लियर? अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, सीधी सी बात है, आपका ऑर्गेनाइजेशन आज एक छोटे से कमरे में था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर ग्रो हुआ। इज इट पॉसिबल कि सारे काम आप अपने आप करो? अगर सब कुछ करना चाहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ग्रोथ, या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप डेलीगेट करोगे काम तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही ग्रो कर सकते हो, और अगर आप खुद करते रहे तो आप एक स्पेसिफाइड लेवल पे वहीं सिमट के रह जाओगे। क्लियर हम लोग को यहाँ पे? तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। बहुत इजी है, नोट्स में से पढ़ेंगे तो भी हमको आ जाएंगे अपने आप। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, उनको ध्यान से पढ़ना है। केस स्टडी वहीं से ही कवर होती है। एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, 1-to-1 बेसिस पे जब हम अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज डेलीगेशन। 1-to-many, मैंने अपनी बहुत सारे लोगों में बांट दी, तो वो कहलाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग और वीडियो में करेंगे।